जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पेज IAS के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग 70वीं BPSC के बारे में बात कर रहे हैं और उस क्रम में हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। इतिहास के हम लोगों ने सेगमेंट को देखना शुरू किया है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने इतिहास का सिलेबस देख लिया, इतिहास के हम लोगों ने सोर्सेज देख लिए, फिर हमने इतिहास के विषय में पाषाण काल को देखा। इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी इकट्ठा हम लोगों ने की। अब उसको हम लोग और आगे लेके चलते हैं और आज हम बात करते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विषय में। आज का जो हमारा विषय है वह है ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाण काल। यह ताम्रपाषाण काल क्या है? देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जब चर्चा किया था और हम लोगों ने देखा था नियोलिथिक एज को, यानी कि नवपाषाण काल को। तो नवपाषाण काल में हमने क्या क्या देखा? नवपाषाण काल में हमने देखा कि मानव ने क्या किया, अस्थाई बस्ती बसाई या अस्थाई आवास बनाया। अस्थाई आवास बनाया मानव ने। फिर मानव ने क्या किया, नियमित कृषि का कार्य किया। मानव ने अस्थाई आवास बनाया, नियमित कृषि का कार्य किया और मानव जो अभी तक आखेटक था, मानव अभी तक आखेटक था या फिर खाद्य संग्राहक था। मानव आखेटक था या फिर खाद्य संग्राहक था, लेकिन इस काल तक आते आते क्या हो गया कि मानव अब खाद्य उत्पादक बन गया। इस काल तक आते आते नवपाषाण काल में देखते हैं कि मानव जो है अब वह खाद्य उत्पादक हो गया है। खाद्य संग्राहक से मानव खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ गया है। अब जब मानव अस्थाई आवास बनाएगा, कृषि का कार्य करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होगी। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होगी, धीरे धीरे आवास की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे मानव का जो समूह है अब वह बड़ा होता जाएगा। तो जब समूह बड़ा होता जाएगा तो फिर बहुत सारी नए नए चीज़ों की खोज होती जाएगी, बहुत सारे नए नए चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। इसी क्रम में सबसे पहले 5000 ईस्वी पूर्व में 5000 ईस्वी पूर्व में मानव को सबसे पहले तांबा की जानकारी प्राप्त होती है। मानव को सबसे पहले तांबा की जानकारी प्राप्त होती है। अब जब मानव ने किसी धातु को खोज लिया तो अब पत्थर की अपेक्षा जो धातु का हथियार होगा उसको चलाना ज़्यादा आसान होगा। अब इस धातु के हथियार से कृषि का कार्य करना ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। भले ही यह तांबा जो है बहुत कोमल धातु होता है, इससे बहुत एफिशिएंट तरीके से कृषि नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम पाषाण की तुलना करें, पत्थर की तुलना करें, तो उसकी तुलना में तांबा जो है वह काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा। तो इस पाषाण तांबा की जो खोज है वह 5000 ईस्वी पूर्व में मानव के द्वारा कर ली गई। तो इसीलिए अब चूँकि यहाँ पर जो है वह पत्थर के औजार तो हैं ही, लेकिन अब पत्थर के औजार के साथ साथ तांबा का औजार भी प्रयोग में आने लगा, तांबा के औजार का भी इस्तेमाल होने लगा। इसीलिए इस काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अब इस ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि मानव चूँकि अब अस्थायी आवास में रह रहा है, नियमित कृषि कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में मानव का पलायन हो रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की संस्कृति डेवलप हो गई। बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति डेवलप हो गई। जैसे आप एक संस्कृति का नाम सुने होंगे, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति या फिर इसी का नाम है बनास संस्कृति। इसी को हम लोग बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान में। यह राजस्थान में डेवलप हुई यह संस्कृति। अब चूँकि इस क्षेत्र में तांबा बहुयात मिलता है, तांबा बहुत ज़्यादा पाया जाता है इस क्षेत्र में, इसीलिए इसको हम लोग ताम्बवती के नाम से भी जानते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग ताम्बवती के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक संस्कृति डेवलप हो गई
जिसको हम लोग आहार संस्कृति या फिर बनास संस्कृति कहते हैं। फिर मध्य प्रदेश में एक संस्कृति डेवलप होती है, उसको हम लोग कायथा संस्कृति कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक संस्कृति डेवलप होती है, इसको हम लोग कायथा संस्कृति कहते हैं। कायथा संस्कृति हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हम कायथा संस्कृति को इसीलिए देखते हैं क्योंकि यह जो कायथा संस्कृति है, यहाँ से हमको हड़प्पा पूर्व यानी कि प्राक हड़प्पा, फिर हड़प्पा और फिर हड़प्पा के बाद यह जो कायथा संस्कृति है जो कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है। यह कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है और यह इसीलिए महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए क्योंकि यहाँ से हमको प्राक हड़प्पा का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले का भी साक्ष्य यहाँ पर है। आपने देखा यहाँ एक संस्कृति डेवलप हुई है तो वो उससे पुरानी संस्कृति है, तो उसके सबूत तो यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर यहाँ पर हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं और हड़प्पा के बाद के काल के भी साक्ष्य जो हैं वह कायथा संस्कृति से प्राप्त होते हैं, इसीलिए कायथा संस्कृति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जो अगली संस्कृति है हमारे लिए, जो अगली संस्कृति है उसको हम लोग नाम देते हैं मालवा संस्कृति। ताम्रपाषाणिक काल की जो अगली संस्कृति है उसको हम लोग कहते हैं मालवा संस्कृति। और मालवा संस्कृति इसीलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुआ है अर्थात मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं वह बड़े ही उच्च कोटि के हैं, यानी कि बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले, बड़े ही अच्छे पॉलिश वाले मृदभांड मालवा संस्कृति से हमको प्राप्त होते हैं। फिर मालवा संस्कृति का ही एक साइट है जिसका नाम है नबदा टोली। मालवा संस्कृति का ही ये साइट है नबदा टोली। यहाँ से जो है बहुत सारे कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं। नबदा टोली से बहुत सारे फसलों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यहाँ बहुत सारे फसलों की कृषि की जाती थी, खेती की जाती थी। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है हमको, तो मालवा संस्कृति से मिला है। ठीक है। फिर जो अगली संस्कृति हम देखते हैं वह है जोड़वे संस्कृति। जो अगली संस्कृति है वह है जोड़वे संस्कृति। अब देखिए, जोड़वे संस्कृति हम इसीलिए देखते हैं, जोड़वे संस्कृति को हम इसलिए देखते हैं कि यह एकमात्र संस्कृति है जो हड़प्पा के बाद यानी कि लगभग 700 ईस्वी पूर्व तक यह संस्कृति सर्वाइव करती है। बाकी जितनी भी संस्कृतियां हैं वह संस्कृति लगभग 1200 BCE तक समाप्त हो जाती है। 1200 ईस्वी पूर्व तक सभी संस्कृतियों का अस्तित्व मिट जाता है। जोड़वे इकलौती ऐसी संस्कृति है जो कि 700 BC तक सर्वाइव करती है, 700 BC तक चलती है। इस पर हड़प्पा का पूर्ण प्रभाव दिखता है। जोड़वे संस्कृति पर हड़प्पा का पूर्ण प्रभाव दिखता है और यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यह 700 BC तक सर्वाइव करती है। जोड़वे संस्कृति महाराष्ट्र में है, यह महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ 3-4 महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं नवपाषाणिक काल की जिसको हमको देखना था और हमने देख लिया। यह ताम्रपाषाण काल की कुछ महत्वपूर्ण संस्कृतियां हैं। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, जहाँ से जनरली सवाल आते हैं प्री में भी और मेंस में भी, वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। वह टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इसी को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग सिंधु सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। यह हमारा सबसे मुख्य टॉपिक है इतिहास का। अब सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता को देखते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसके भौगोलिक विस्तार को देखने के लिए थोड़ा सा आप लोग मैप पर ध्यान दीजिएगा। जो भारत का मैप है, भारत का उत्तर पश्चिमी जो सिरा होगा
वह कुछ इस तरह से होगा, लगभग कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पर जो हमारा साइट होगा वह बलूचिस्तान हो जाएगा, बिल्कुल पाकिस्तान में है बलूचिस्तान और ईरान से सटा हुआ है, तो बलूचिस्तान। फिर यहाँ पर हमारा कश्मीर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दाइमाबाद हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आलमगीरपुर हो जाएगा। तो इसका जो शेप बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि यह एक त्रिभुज टाइप का शेप बनेगा, ट्रायंगल टाइप का शेप बनेगा। यहाँ पर कश्मीर में हमारा क्या हो जाएगा, कश्मीर में हमारा मांडा हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण में हमारा क्या हो जाएगा, दाइमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र में दाइमाबाद हो जाएगा। यहाँ मेरठ में हमारा क्या हो जाएगा, मेरठ में हमारा क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर हो जाएगा। आलमगीरपुर हो जाएगा। और बलूचिस्तान में हमारा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सुतका गेंडोर। बलूचिस्तान में हमारा सुतका गेंडोर हो जाएगा। तो यह कुछ इस तरह का शेप बनेगा, एक लगभग त्रिभुज टाइप का शेप बनेगा पूरे सिंधु घाटी के साइट का। अभी तक के ज्ञात साइटों के आधार पर, अभी तक जितने स्थलों की हमको जानकारी हुई है उसके आधार पर हमारा जो यह शेप बनता है, यह कुछ इस तरह का शेप बनता है। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक मेरठ में और एक जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हमारा मांडा है, महाराष्ट्र में हमारा दाइमाबाद है, बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है और फिर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। ये हमारा साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह कुल मिलाकर के एक ट्रायंगल का शेप बनता है। अब इस क्षेत्र की जो लंबाई चौड़ाई है वह टोटल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी पूरी जो लंबाई चौड़ाई है वह टोटल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये कहीं कहीं पर आपको 22 भी मिल सकता है, कुछ जगह पर 21 भी मिल सकता है। एनसीईआरटी जो कहती है, एनसीईआरटी 20 लाख वर्ग किलोमीटर कहती है, तो मैंने भी यहाँ पर आपको 20 लाख वर्ग किलोमीटर ही लिखा है जो एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। अब ये तो हमारा इसका भौगोलिक कंडीशन हुआ, ये हमारा इसका भौगोलिक सीमा हुआ कि यह कहाँ से कहाँ तक चल रहा था। अब सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई वह किस तरीके से हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज हुआ वह कैसे हुआ, बात करेंगे इसके खोज की। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, क्योंकि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तो तब तक हम लोग क्या मान के चल रहे थे, तब तक वैदिक संस्कृति को ही भारत की सबसे पुरानी संस्कृति मान के चला जा रहा था। लोग यही मान रहे थे कि वैदिक संस्कृति जो है वह भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता हो गई। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताएं कौन कौन सी, तो एक मिस्र की सभ्यता, दूसरी दजला फरात की सभ्यता, तीसरी चीन की सभ्यता और बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहाँ पर एक टर्म आता है कब कि किसी किसी वर्ड के लिए हम संस्कृति का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पर सभ्यता का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा विवाद में मत पड़िए कि सभ्यता और संस्कृति का अंतर क्या है। बस इतना समझिए कि जो हमारी सीखी हुई जीवन पद्धति है हम उसको संस्कृति कहते हैं, और उस जीवन पद्धति, उस ज्ञान से हम जिस चीज़ का भी निर्माण करते हैं उसको हम सभ्यता कहते हैं। जैसे हमने सीखा कि टेबल कैसे बनाया जाता है, लकड़ी को काटा जाता है, उसमें कील ठोका जाता है और टेबल बन जाता है, ये हमारी संस्कृति हो गई। फिर जब मैंने उस ज्ञान को अप्लाई करके यहाँ टेबल बना दिया तो वह क्या हो गया, सभ्यता हो गया। एकदम सिंपल भाषा में सभ्यता और संस्कृति को समझ लीजिए। तो जैसे ही इसकी खोज होती है
तो अब भारत जो है सबसे प्राचीन सभ्यता में शामिल हो जाता है। तो अब हम लोग इसकी कहानी बनाते हैं। कहानी इसलिए बनाते हैं कि चूँकि यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है वह अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और जब स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं गया है तो हम सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हैं, तो उसके आधार पर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हमने पाषाण काल में अनुमान लगाया, उसी तरह से हम यहाँ भी अनुमान लगाएंगे कि यहाँ समाज किस तरह का होगा, किस तरह से चल रहा होगा। सबसे पहले एक इसमें याद रखिएगा, 1826 व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन सबसे पहले इसी व्यक्ति ने इस सभ्यता के विषय में बात की। हालांकि इसने इसको ना तो कोई नाम दिया, ना इसने निश्चित तौर पर कहा कि यहाँ कोई सभ्यता है, लेकिन जब यह पाकिस्तान की यात्रा कर रहा था, उस वक्त चूँकि यह ब्रिटिश भारत था और तो पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वह तो भारत ही था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वह पाकिस्तान में भ्रमण कर रहा था, तो उस वक्त उसने कुछ टीला देखा, उसको कुछ अवशेष प्राप्त हुआ, तो उसने इसकी चर्चा की कि यहाँ पर कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिल सकते हैं, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर हो सकते हैं। बस इतनी सी बात उसने वहाँ पर की। फिर जब भारत में ट्रेन आया और अब पटरी बिछाने का काम शुरू होने लगा, आपको पता होगा कि भारत में जब ट्रेन कब आया, कब पटरी बिछना शुरू हुआ, तो उसी समय 1856-57 की बात है। 1856-57 की बात है। दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन। जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन, ये दोनों भाई इंजीनियर थे, और ये जब पाकिस्तान में ही पटरी बिछाने का काम कर रहे थे तो वहाँ से इनको ईंट मिला था, वहाँ से इनको सिंधु घाटी सभ्यता का ईंट प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं, कुछ पुरातात्विक एविडेंस हमको मिल सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी उस स्थान की प्रॉपर खुदाई नहीं हुई और अभी तक यह सभ्यता दबी हुई थी। ठीक है, उसके बाद फिर कनिंघम साहब के द्वारा भी उस क्षेत्र का दौरा किया गया, लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज़ें निकल करके नहीं आई। इस सभ्यता के बारे में कुछ विशेष हमको नहीं पता चला। फिर काल आता है 1921 ईस्वी का। 1921 ईस्वी का। इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो आज भी काम कर रहा है, यह अंग्रेजों के समय स्थापित किया गया था। तो उस समय उसके अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा साइट का इन्होंने उत्खनन किया और फिर यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त हो गई। फिर 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया और अब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमको सारी जानकारियां प्राप्त होने लगी। चूँकि इस उत्खनन के बाद से सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में और जानकारी हमको प्राप्त हो गई। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमको जानकारी प्राप्त हो गई तो यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक में शामिल हो गया। अब ध्यान दीजिए कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय असभ्य थे, उनको अंग्रेजों ने सभ्य बनाया, अंग्रेजों ने उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाया। फिर मैकाले साहब ने तो यहाँ तक कह दिया
कि भारत जो है वह सपेरों का गांव है। भारत के हर घर में सपेरे रहते हैं, सांप पकड़ने का काम करते हैं। हो सकता है कि किसी शादी में किसी फूफा को या मामा को नागिन डांस करते हुए उन्होंने देखा होगा, अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत सपेरों का गांव है, यानी कि भारतीय जो है वह बिल्कुल असभ्य हैं, बर्बर हैं, ये सभ्यता नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही इस सभ्यता के विषय में प्रामाणिक रूप से जानकारी प्राप्त हो गई तो अब अंग्रेज अपना बचाव कैसे करेंगे, क्योंकि अब उनको ये तो पता चल गया कि जिस वक्त उन्हें सभ्यता का ज्ञान नहीं था उस वक्त भी भारतीय सभ्य थे। उस वक्त भारतीय नगर में रहते थे, पक्के घर में रहते थे, पक्की ईंट का इस्तेमाल करते थे, जल निकासी की व्यवस्था रखते थे, अन्नागार रखते थे, सामूहिक कार्यक्रम करते थे। ये सारी चीज़ें भारतीय कर रहे थे, यानी कि भारतीयों को सभ्यता का ज्ञान पहले से था। तो अब अंग्रेज़ों की जो बातें थी, अब उनको अपनी बातों को डिफेंड करना था कि आखिर हम अपनी बातों को किस तरह से डिफेंड करें। तो अब उन्होंने क्या किया, एक टर्म आता है उद्भव का, कि आखिर यह जो सभ्यता है, इस सभ्यता का उदय आखिर कैसे हुआ। कोई भी विकसित सभ्यता रातों रात तो विकसित नहीं हो सकती है एक ही दिन में, कि कोई भी सभ्यता एक ही दिन में विकसित हो जाए। जैसे आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आप एक ही रात में तो नहीं बन सकते हैं, उसके लिए आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके लिए आपको इस सिलेबस की भट्टी में तपाना होगा, जलाना होगा खुद को, उसके बाद आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो वह एक प्रक्रिया है, एक वक्त है, उतने समय कम से कम लगेंगे। तो यह सभ्यता जो है आखिर कैसे इतनी विकसित हो गई, इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इस सभ्यता का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ पर मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, ये सारे कुछ विद्वान थे। इन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है। गार्डन चाइल्ड, डी कौशाम्बी, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, इन सब ने कहा कि इस सभ्यता का जन्म, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसका जन्म मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रभाव में हुआ है। यानी कि मेसोपोटामियाई लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया, वहाँ से लोग सीख करके आए और फिर भारत में इस सभ्यता का जन्म हुआ। यानी कि भारतीयों को सभ्यता के विषय में जानकारी नहीं थी, यह जो चीज़ है यह बाहर से आया है। लेकिन अब अगर हम इस पर बारीकी से गौर करें, अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को हम बारीकी से देखें तो हड़प्पा सभ्यता में हम क्या देखते हैं, पक्की ईंट का इस्तेमाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट का इस्तेमाल देखते हैं, जबकि मेसोपोटामिया में क्या है, कच्ची ईंट का प्रभाव है। मेसोपोटामिया में हमको कच्ची ईंट मिलती है। फिर यह जो सभ्यता है हड़प्पा की सभ्यता, यह नगरीकृत सभ्यता है। हड़प्पा की सभ्यता जो है वह नगरीकृत है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर का अभाव है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर का अभाव है। फिर हड़प्पा की सभ्यता में उन्नत जल निकास का प्रबंध है। हड़प्पा की सभ्यता में उन्नत जल निकास का प्रबंध है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये चीज़ नहीं है। ठीक है। फिर हड़प्पा की सभ्यता में हमको मंदिर प्राप्त नहीं होता है, अभी तक हमको मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। ठीक है। फिर जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वह क्या कैसी है, तो वह चित्रात्मक है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है वह चित्रात्मक है या फिर चित्राक्षर है, जबकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की लिपि है वह क्या है, तो वह कीलाक्षर है। मेसोपोटामिया की लिपि जो है वह क्या है, तो वह कीलाक्षर है। यानी कि इतने सारे भेद हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में और हड़प्पा की सभ्यता में। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रभाव
हड़प्पा सभ्यता पर होता, सिंधु घाटी सभ्यता पर होता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कच्चे ईंट का इस्तेमाल होता, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मंदिर का निर्माण होता, यहाँ भी नगरों का अभाव होता जिस तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगर का अभाव है। तो इससे हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? इसका मतलब है कि मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, डी कौशाम्बी, जॉन मार्शल जैसे विद्वानों ने जो इस बात को प्रूफ करने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव जो है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्रभाव में हुआ है, यह बात गलत है। यानी कि मेसोपोटामियाई प्रभाव से हड़प्पा सभ्यता का उदय नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक सिद्धांत है जिसको नहीं माना गया। अब दूसरा सिद्धांत कहता है कि हड़प्पा की सभ्यता का जो उदय हुआ वह द्रविड़ सभ्यता से हुआ है, वह द्रविड़ सभ्यता से हुआ है। यानी कि द्रविड़ उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह हड़प्पा का सिद्धांत है। अब यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, इसका विश्लेषण करते हैं क्या यह सही है या गलत है। तो ठीक है कि जो द्रविड़ों की अपनी संस्कृति थी और फिर हड़प्पा सभ्यता थी तो उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे देवी देवता की भी सिमिलैरिटीज़ है, फिर थोड़े बहुत रहन सहन की भी सिमिलैरिटीज़ है, और सबसे बड़ी जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि द्रविड़ और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी जब प्रजाति देखी जाती है तो वो दोनों ही प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के ही हैं, प्रजाति दोनों की सेम है। लेकिन यहाँ भी अंतर है। अंतर ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि द्रविड़ों की जो संस्कृति थी वह ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी सेम समय में। जो द्रविड़ संस्कृति के साइट हैं वहाँ से हमको किसी भी नगरीय सभ्यता का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, वहाँ से हमको ताम्रपाषाणिक संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि द्रविड़ उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत भी गलत है, इसको भी नहीं माना जाता है। फिर जो तीसरा सिद्धांत आता है वह आता है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। जो तीसरा सिद्धांत है वह क्या कहता है? तो वह आर्य संस्कृति का, आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम लोग जरा इसको भी परीक्षण कर लें कि क्या यह सिद्धांत सही है या गलत है। तो जब हम आर्यों की संस्कृति देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि आर्यों की संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, और हड़प्पा सभ्यता जो है वह कैसी सभ्यता थी? तो वह नगरीकृत सभ्यता थी। तो अब कोई व्यक्ति जो सभ्यता का निर्माण कर रहा है वह प्रारंभ में नगरीय सभ्यता रहे और बाद में ग्रामीण हो जाए, ये तो नहीं हो सकता है। प्रारंभ अगर ग्रामीण सभ्यता से होता तो वह नगरीय सभ्यता तक आता, लेकिन नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता तक नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि यह जो आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत है यह डाउटफुल है। इसमें और भी बहुत सारे अंतर हैं, जैसे आर्य लोहे का इस्तेमाल करते थे, रथ का इस्तेमाल करते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता में इन सब चीज़ों का अभाव है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तो खैर लोहे के विषय में जानते ही नहीं थे, घोड़े का भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है ठीक ढंग से, एक आध जगह को छोड़ करके, और फिर रथ का भी कोई साक्ष्य हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत गलत है। दूसरी चीज़ कि हम जो आर्य संस्कृति देखते हैं तो आर्य संस्कृति में देखते हैं कि प्रारंभ में लिपि का अभाव है, इसीलिए तो हम वैदिक संस्कृति को भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में लिपि का अभाव है। जो वेदों की रचना हुई है वह स्मृति परंपरा पर आधारित है, श्रुति परंपरा पर आधारित है। एक से सुन करके दूसरे पर ट्रांसफ़र करना, एक जनरेशन अपने ज्ञान को दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है श्रुति परंपरा पर। और हड़प्पा सभ्यता में लिपि है, भले ही वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी हो, लेकिन वह लिपि है। तो इसीलिए आर्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को भी नहीं माना जाता है। आर्य उत्पत्ति के सिद्धांत को भी आज के समय में विद्वानों द्वारा नहीं माना जाता है। जो चौथा सिद्धांत है सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है, और यह सिद्धांत है स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत।
जो चौथा सिद्धांत है वह क्या कहलाता है, तो स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी कि स्थानीय आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग संस्कृतियां डेवलप हुई, जैसे आपने अभी 4 संस्कृति देखी, ताम्रपाषाणिक काल की आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायता संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, तो विद्वानों ने कहा कि इसी तरह से इन क्षेत्रों में भी अलग अलग संस्कृतियां डेवलप हो गई, जैसे बलूचिस्तान की नाल संस्कृति हो गई, या फिर राणा घुंडई की कोटदीजी संस्कृति हो गई। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में बहुत सारी संस्कृतियों का प्रादुर्भाव हुआ, बहुत सारी संस्कृतियों का जन्म हुआ, और धीरे धीरे उन्हीं सारी संस्कृतियों ने विकास करके इस सभ्यता को जन्म दे दिया। इन्हीं सारी संस्कृतियों ने धीरे धीरे विकास किया, धीरे धीरे अपने ज्ञान को एनहेंस किया, बढ़ाया, और फिर बाद में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हो गया। रोमिला थापर कहती हैं कि जो मैदानी क्षेत्र की संस्कृतियां हैं बहुत सारी, तो इन मैदानी क्षेत्र की ग्रामीण संस्कृतियों ने ही धीरे धीरे विकास करते हुए हड़प्पा सभ्यता को जन्म दे दिया। हालांकि इस पर भी विवाद है, लेकिन फिर भी अधिकतर विद्वानों द्वारा इसी सिद्धांत को माना जाता है। फिलहाल अधिकतर विद्वानों द्वारा इसी स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को माना जाता है, लेकिन अभी कुछ और जो डीएनए फुटप्रिंटिंग वगैरह कुछ नई तकनीक आई है, जिसके आधार पर फिर से इन साइट्स की खुदाई की जा रही है, उनका परीक्षण किया जा रहा है, तो यहाँ से और फिर वैदिक काल से इनकी कुछ साम्यता स्थापित हो रही है, कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है। हालांकि अब वो सिमिलैरिटीज़ क्या है, कैसे है, तो जब तक वो पूरा रिसर्च नहीं आ जाता है, पूरी शोध नहीं हो जाती है, तब तक उस पर बात करना बेवकूफ़ी रहेगी। तो अभी फ़िलहाल इतना मान के चलिए कि अधिकतर विद्वानों द्वारा इस बात को माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह स्थानीय ग्रामीण संस्कृतियों ने धीरे धीरे विकास करके हड़प्पा सभ्यता को जन्म दे दिया। हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह सर्वमान्य काल है 2500 BCE से लेकर के 1750 BCE तक। और भी बहुत जगह आपको बहुत सारे काल मिलेंगे, लेकिन NCERT के द्वारा जो काल माना जाता है वह 2500 BCE से लेकर के 1750 BCE तक माना जाता है, और सर्वमान्य काल मैक्सिमम विद्वानों के द्वारा इसका काल यही माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखते हैं। इसके बहुत सारे साइट्स हैं, उन पर चर्चा करते हैं, इनके जो उपलब्धियां हैं इस हड़प्पा सभ्यता की, हम लोग उस पर बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, उन सब चीज़ों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।